वेलकम बैक टू विद्याम क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका सोशल स्टडीज टीचर विकट द्विवेदी और आज का हमारा टॉपिक है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने के पहले हमारे ग्रेट महात्मा गांधी का एक कोट से शुरुआत करेंगे। देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड। जरूरत के लिए हमारे पास इनफ है, जरूरत के लिए हमारे पास इनफ है, लेकिन ग्रीड के लिए हमारे पास इनफ नहीं है। ग्रीड मतलब लालच। जितनी हमारी जरूरत है हमारे पास उतना इनफ है, जितनी हमारी ग्रीड है उसके लिए हमारे पास इनफ नहीं है और ना कभी इनफ होगा। क्यों? क्योंकि ग्रीड का कभी भी कोई एंड नहीं होता। अब महात्मा गांधी यहाँ पर किस चीज की बात कर रहे हैं कि किस चीज की जो चीज है हमारे पास, वो हमारे पास इनफ क्या है, किस चीज को गांधी जी इनफ बोल रहे हैं? नीड के लिए और ग्रीड के लिए वो बोल रहे हैं नॉट इनफ एंड इट विल नेवर बी इनफ। समझते हैं क्या है वो चीज? है रिसोर्सेस। वो चीज क्या है? रिसोर्सेस। अब बात आती है कि रिसोर्सेस होते क्या है, बात आती है रिसोर्सेस होते क्या है। तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, बड़ी आसान भाषा में समझाऊं, तो इसका मतलब ये होता है ऐसी कोई भी चीज जो इंसान के काम आए वो क्या होती है? रिसोर्स होती है। ऐसी कोई भी चीज जो इंसान के किसी भी तरह से काम में आ रही है वो क्या होती है? रिसोर्स होती है। इवन इंसान खुद भी क्या होता है? एक रिसोर्स होता है। कैसे? सर आप बोलो कैसे? ये इंसान कैसे रिसोर्स हुआ? मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपके लिए क्या हो गया? रिसोर्स हो गया। आई बात समझ में? आप किसी के लिए काम कर रहे हो, आप उसके लिए क्या होगा? रिसोर्स होगा। ह्यूमन भी एक रिसोर्स होता है और ह्यूमन वो रिसोर्स होता है जो बाकी रिसोर्सेस को जरूरत के लायक बनाता है, किसी चीज के लायक बनाता है, यूटिलिटी के लायक बनाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स जो होता है ना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। याद रखना है बात, ठीक है? तो हम बात शुरू करते हैं किस पर? रिसोर्सेस पर। रिसोर्स होता क्या है अभी मैंने समझाया। अगर आप चाहो कि मैं आपको डेफिनेशन की लैंग्वेज में समझा दूं, एवरीथिंग अवेलेबल इन एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। अगेन यहां पर एक चीज आ रही है, सेटिस्फाई आवर नीड्स। ऐसी कोई भी चीज जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है और वो हमारी नीड्स को क्या कर सके? फुलफिल कर सके, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं रिसोर्सेस। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। हम बढ़ते हैं आगे। अब एक रिसोर्स जो होता है, उस रिसोर्स के सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इट इज टेक्नोलॉजिकल, इट शुड बी, नॉट इट इज, इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। अब मान लीजिए पेट्रोल है, क्या आज से 300 साल पहले, 400 साल पहले पेट्रोल निकाला जा सकता था? क्या नहीं निकाला जा सकता था। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि उस टाइम पेट्रोल एग्जिस्ट नहीं करता होगा? उस टाइम भी पेट्रोल एग्जिस्ट करता होगा। तब तक हमारे पास उसको एक्सट्रैक्ट करने की, उसको एक्सेस करने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। हम अगर कोई चीज रिसोर्स है तो उस रिसोर्स को टेक्नोलॉजिकली हमको क्या करना होता है? एक्सेसिबल करना होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ऐसी कोई भी चीज जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होगी उसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। तुम लोगों में से कुछ लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, लेकिन सर ऐसी भी तो चीज हो सकती है जिसके लिए अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं बनी है और वो फ्यूचर में क्या बन जाए? रिसोर्स बन जाए। तो हो सकती है, और बिल्कुल सही सोचा है तुम लोगों ने। वो होता है पोटेंशियल रिसोर्स। वो क्या होता है? पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स जो होता है उसको एक्सेस करने के पास हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे 400 साल पहले पेट्रोल को एक्सेस करने के बाद हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है, तो वो रिसोर्स जिसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है उसको बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल रिसोर्स। दूसरी बात, इकोनॉमिकली फीजेबल जो रिसोर्स है, रिसोर्स का इकोनॉमिकली फीजेबल होना क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑलमोस्ट कंपलसरी। इट इज व्हाट? इट इज ऑलमोस्ट कंपलसरी। कैसे? अगर तुमने एक रिसोर्स निकाल लिया, तुमने एक चीज एक्सट्रैक्ट कर ली, टेक्नोलॉजी मिल गई तुमको, करंट टेक्नोलॉजी से तुमने कोई ऐसी चीज एक्सेस कर ली जो निकाल तो ली तुमने, तुम बोल रहे हो उसका दाम इतना ज्यादा, उसका रेट इतना ज्यादा कि कोई खरीद ही नहीं सकता। अगर उसे कोई खरीदेगा नहीं तो क्या वो रिसोर्स है? नहीं। इट इज शेयर वेस्टेज ऑफ योर टाइम, मनी एंड टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी, पैसा और मनी का, टेक्नोलॉजी, पैसा और समय का, इसका क्या होगा? पूरा पूरा वेस्ट होगा। तो रिसोर्स को इकोनॉमिकली फीजेबल होना चाहिए। ठीक है ना? और रिसोर्स को एक कंट्री की इकोनॉमिकल ग्रोथ में जो है हेल्पफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हेल्पफुल होना चाहिए। पेट्रोल बिकता है, इकोनॉमी में फर्क पड़ता है। कई चीजें होती है जो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, कई चीजें होती है जो बाहर के देशों में मिलती है हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये क्या इकोनॉमिकली फीजिबिलिटी का दूसरा फेज होता है कि आपके कंट्री को उस रिसोर्स से क्या मिलना चाहिए? आपके कंट्री को उस रिसोर्स से कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल
एडवांटेज मिलना चाहिए, तो ही वो रिसोर्स काम का, नहीं तो रिसोर्स किसी भी काम का नहीं है। थर्ड पॉइंट, कल्चरली एंड सोशली एक्सेप्टेबल। अगर एक चीज को सोसाइटी एक्सेप्ट करती है तभी वो क्या होता है, रिसोर्स। और सोसाइटी किसी चीज को तभी एक्सेप्ट करती है जब सोसाइटी को उसकी क्या होती है, जरूरत होती है। गाड़ियां बनी, इंजन बने, मशीन बनी, तभी पेट्रोल रिसोर्स की तरह काम में आने लगा। आई बात समझ में? तो एक रिसोर्स को कल्चरली एक्सेप्टेबल और सोशली क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तभी वो क्या होता है, एक रिसोर्स होता है। तो रिसोर्स क्या होता है, वापस फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, व्हाट इज रिसोर्स? ऐसी कोई भी चीज जो हमारे एनवायरमेंट में अवेलेबल है और वो हमारी किसी भी चीज को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, हमारी किसी भी नीड को, अगेन ग्रीड को नहीं, नीड को सेटिस्फाई कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। सबसे पहली बात उसमें क्या है, उसका सबसे पहला फीचर क्या था, इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उसको एक्सेस करने के लिए, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, कभी कभी उसका फॉर्म भी चेंज करने के लिए। आई बात समझ? इकोनॉमिकली फीजेबल, वो क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीजेबल होना चाहिए, लोग खरीद पाए। अगर वो बिकेगा तो इकोनॉमी को क्या होना चाहिए, फायदा होना चाहिए, ठीक है, तो इकोनॉमिकली क्या होना चाहिए, फीजेबल। तीसरी बात, इट शुड बी कल्चरली एंड सोशली एक्सेप्टेबल। सोसाइटी को एक रिसोर्स को एक्सेप्ट करना क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और सोसाइटी किसी रिसोर्स को, किसी चीज को एक रिसोर्स कब मानती है, जब सोसाइटी को उसकी क्या होती है, नीड होती है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पे, दैट इज रिसोर्स क्लासिफिकेशन। रिसोर्स के टाइप्स, किन किन टाइप के रिसोर्स मिलते हैं, या रिसोर्स के टाइप को अपन बाद में देखेंगे, पहले क्लासिफाई करते हैं कि किस किस बेसिस पे किसी चीज को रिसोर्स बनाया जाता है। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन शब्द सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता दूं, ओरिजिन मतलब स्टार्ट। ओरिजिन का मतलब क्या, स्टार्ट। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ये कहां से आए थे, कहां से बने हैं, नेचुरली बने हैं या नॉन नेचुरली बने, उसके बेसिस पे इसका क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओके, सो ओरिजिन के बेसिस पे दो टाइप के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्स और एबायोटिक रिसोर्स obtained from the biosphere and have life, example human, flora, fauna। बायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं, बायोटिक रिसोर्स सिंपल लैंग्वेज में समझो, वो सारे रिसोर्स जो नेचर से मिलते हैं और जिनमें लाइफ है, लाइक ह्यूमंस, अभी मैंने समझाया ह्यूमन एक रिसोर्स है, लाइक प्लांट्स, लाइक एनिमल्स। तो ऐसी कोई चीज जो नेचर से मिल रही है और उसमें क्या है, लाइफ है, दैट इज कॉल्ड एज बायोटिक रिसोर्स। ए बायोटिक रिसोर्स इसका हल्का सा थोड़ा सा अलग हो जाता है, कंपोज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, नेचर से तो मिल रहा है लेकिन नॉन लिविंग है, जैसे रॉक्स, पत्थर। पत्थर नहीं होंगे घर नहीं बन सकता, पत्थर नहीं होंगे कई सारी चीजें नहीं हो सकती, ठीक है। तो एबायोटिक रिसोर्सेस क्या होते हैं, एबायोटिक रिसोर्सेस वो होते हैं जो नेचर से तो मिल रहा है पर वो नॉन लिविंग है। बायोटिक रिसोर्सेस क्या होते हैं, वो रिसोर्सेस जो नेचर से मिल रहा है और वो क्या है, लिविंग है, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, हाँ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पर दो टाइप की कैटेगरी होती है, एक होती है रिन्यूएबल और दूसरी क्या होती है, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं, दैट कैन बी प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल और केमिकल मैकेनिकल प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के द्वारा ये क्या हो, रिप्रोड्यूस हो जाए एज फास्ट एज पॉसिबल, उसको हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स। और सबसे सबसे सिंपल एग्जांपल देखो, इसका सबसे सिंपल एग्जांपल हुआ करता था पहले वाटर। अब वाटर इसका एग्जांपल धीरे धीरे पता है हटता जा रहा है। वो क्यों हटता जा रहा है पता है, क्योंकि दुनिया में जो वाटर पॉल्यूशन का लेवल है ना, कॉन्स्टेंटली ईयर बाय ईयर राइज होता जा रहा है। तो अब जो है ना, साइंटिस्ट वगैरह जो है ना, ये अब दुविधा में है कि पानी को अब रिन्यूएबल में रखें या नॉन रिन्यूएबल में रखें। पहले तो हम क्या मानते थे, नदियां साफ बह रही है, हर साल पानी आ जाएगा, बारिश आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, रिन्यूएबल रिसोर्स हो जाएगा। मेरे हिसाब से सबसे सिंपल एग्जांपल जो होता है ना रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, वो होती है सनलाइट। सूरज रोज आएगा, आपका सोलर पैनल जो है उसमें रोज लाइट आएगी, है ना, उसके कारण क्या होगा, आपका घर जगमगाएगा बढ़िया से, अच्छे से, कम बिल के साथ, ठीक है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो रिन्यू हो जाएंगे, जो क्या हो जाएंगे, रिचार्ज हो जाएंगे, जो रीस्टोर हो जाएंगे। तीनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो उसकी डेफिनेशन में, जो रिन्यू हो सकते हैं, जो रिचार्ज हो सकते हैं और जो रीस्टोर हो सकते हैं, वो रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स। हालांकि आप एग्जांपल वाटर का रिन्यूएबल में लिख सकते हो, लेकिन आई एम स्टिल सेइंग इट इज डिबेटेड कि इन फ्यूचर वाटर जो है वो रिन्यूएबल रहेगा या नहीं रहेगा। ओके, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। देखो, अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की है ना एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बताई जाती है, ओवर सिंप्लीफाइड डेफिनेशन बताई जाती है कि जिनको रिन्यू नहीं करा जा सके, जिनको रिचार्ज नहीं करा जा सके, जिनको रीस्टोर नहीं करा जा सके। ये एक गलतफहमी है, ऐसा नहीं होता है। ये भी रिचार्ज होते हैं, ये भी रीस्टोर होते हैं, ये भी क्या होते हैं, रिन्यू होते हैं, लेकिन इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। और लॉन्ग टाइम में ये नहीं बोल रहा हूं कि 50 साल, 60 साल या 100 साल,
इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, इट टेक्स लिटरली मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इनको रिचार्ज होने में, रिन्यू होने में। दैट्स व्हाई दे आर कैटेगराइज्ड एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इसीलिए उसको किसकी कैटेगरी में रखा जाता है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की कैटेगरी में। थर्ड बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। एक प्लॉट खरीदा तुमने क्या खरीदा? एक प्लॉट खरीदा। अब वो प्लॉट पे तुम खेती कर रहे हो, घर बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आम के पेड़ लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तुम, वो होती है ओनरशिप। यू ओन दैट लैंड, वो जमीन तुमने खरीद ली है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप सबसे पहले यही टाइप है इंडिविजुअल ओनरशिप। क्या होती है इंडिविजुअल ओनरशिप? इसको एक और चीज बोलते हैं प्राइवेट ओनरशिप। कौन सी ओनरशिप? प्राइवेट ओनरशिप। अगर आप कोई भी चीज खरीदते हो जो आपके काम आ रही है, दैट इज योर इंडिविजुअल रिसोर्स, एज सिंपल एज दैट। दूसरा कम्युनिटी। कॉलोनी में बोरिंग है, आपकी कॉलोनी का बोरिंग होगा, आपकी कॉलोनी का गार्डन होगा, है ना? आपका जिस भी आप समाज से आप बिलोंग करते होंगे उनका एक वो कहते हैं ना सामुदायिक भवन होता है, वहां पर मीटिंग्स वगैरह होती है, कम्युनिटी एक हॉल होता है, कम्युनिटी हॉल होता है। तो वो सारी चीजें जो होती है ना, वो क्या होती है? कम्युनिटी ओनरशिप, जिसको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी क्या करती है? ओन करती है। सबसे सिंपल एग्जांपल समझो, कॉलोनी का गार्डन और कॉलोनी का बोरवेल, बोरिंग, ठीक है? दूसरा नेशनल रिसोर्स, है ना? नेशनल रिसोर्स, नेशनल ओनरशिप क्या होती है? नेशनल ओनरशिप ये होती है कि ऐसी कोई चीज जिसको हमने क्या डिक्लेयर कर दिया हो कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस की है ना? हमारे पहाड़ हो गए, हमारी नदियां हो गई, इस पे ना किसी कम्युनिटी का अधिकार है, ना किसी इंडिविजुअल का है, ना कभी हो सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू ओन अ माउंटेन, इट इज नॉट पॉसिबल टू ओन अ रिवर। ओके, तो ये क्या होती है? नेशनल ओनरशिप होती है। इंटरनेशनल ओनरशिप, इंटरनेशनल ओनरशिप में प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट वाला भी हो सकता है। आप बाहर गए, आपने बाहर जाके एक जमीन खरीदी, वो इंटरनेशनल ओनरशिप हो जाएगी, इंटरनेशनल प्राइवेट ओनरशिप हो जाएगी, ठीक है? कोई आइलैंड है या एक जैसे वाटर बॉडीज जो वाटर बाउंड्रीज जो होती है ना, वो काफी लिमिट तक होती है कंट्री की, एक लिमिट तक ये है, तो वहां पर जो होता है ना, इंटरनेशनल क्लेम होता है उस कंट्री का। वाटर बाउंड्री जो होती है, वाटर बाउंड्री का जो लिमिट होती है, वो हमारा क्या होता है? इंटरनेशनल क्लेम। उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ओनरशिप बाय अ गवर्नमेंट। ये प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट की भी हो सकती है। ओके, डेवलपमेंट। हाँ, डेवलपमेंट के बेसिस पे पोटेंशियल रिसोर्स। हाँ, अगेन मैंने समझाया था, एक ऐसा रिसोर्स जिस पर क्या हो, जिस पर हमने मतलब जिसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जिसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाता है? पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स में एक छोटा सा पॉइंट और आता है, अभी सोसाइटी को उसकी जरूरत नहीं है, दैट इज ऑल्सो पोटेंशियल रिसोर्स। हो सकता है कि इन फ्यूचर हो सकता है कि इन फ्यूचर हो, लेकिन अभी एक रीजन ये हो सकता है कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं है, और दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि सोसाइटी को अभी इसकी नीड नहीं। दूसरा क्या है? डेवलप्ड रिसोर्स। वो रिसोर्सेज जो हम अभी क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। वो रिसोर्सेज जो हम अभी क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, वो क्या होते हैं? डेवलप्ड रिसोर्सेज होते हैं। स्टॉक, फ्यूचर के लिए। स्टॉक एंड रिजर्व दोनों एक साथ कर लेते हैं, स्टॉक एंड रिजर्व दोनों एक ही है। फ्यूचर के लिए हमने कोई चीज क्या कर रखी है? सेव कर रखी है। जैसे तुमको कहीं जाना है, किसी का तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, दोस्तों को तुमको पार्टी देनी है, जो पैसे बचा के रखे ना तुमने, वो होता है स्टॉक एंड रिजर्व, ठीक है? वो क्या होता है? स्टॉक एंड रिजर्व। तुमको कुछ खरीदना है तो उसके लिए तुमने पैसे बचा के रखे हैं, दैट इज स्टॉक एंड रिजर्व। तो वो रिसोर्सेज जो फ्यूचर में काम आने के लिए हमने क्या कर रखे हैं? बचा के रखे हैं, वो क्या होता है? स्टॉक एंड रिजर्व। ओके, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट चैलेंजेस। देखो, अब रिसोर्स जो होते हैं ना, रिसोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है डेवलपमेंट के लिए। अगर रिसोर्सेस नहीं होंगे तो किन चीज को यूज कर डेवलपमेंट करेंगे? अगर पानी नहीं होगा तो हम पिएंगे क्या, है ना? अगर पानी नहीं होगा तो कोई बिल्डिंग भी नहीं बन सकती, अगर पानी नहीं होगा तो बहुत सारी चीजें रुक जाएगी, ठीक है? दूसरी चीज, जैसे अब बायोटिक रिसोर्सेज की बात करते हैं, पत्थर नहीं होगा तो मकान नहीं बनेगा, ब्रिजेस नहीं बनेगा, बहुत सारी चीजें जो नहीं बन सकती, ठीक है? लेकिन डेवलपमेंट चैलेंजेस का मतलब ये होता है, डेवलपमेंट तो हो रहा है, करते जा रहे हैं हम डेवलपमेंट के नाम पे बिल्डिंगें बनाए जा रहे हैं। जिन जगहों पर किसी जमाने में खेतियां हुआ करती थी, जंगल हुआ करते होंगे, आज वहां पर क्या है? बिल्डिंग्स है। वहां पर क्या है? आज बिल्डिंग्स है। तो इसको हम किसका नाम दे देते हैं? हम इसको नाम दे देते हैं डेवलपमेंट का। बोल देखो शहर कितना बड़ा हो गया, यहाँ पर तो यहाँ भी बिल्डिंग हो गई, वहां भी बिल्डिंग हो गई, पूरे शहर में बिल्डिंग से बिल्डिंग। लेकिन आपने एनवायरमेंट को और वहां की हरियाली को क्या कर दिया? हार्म कर दिया। वहां की किसी वाटर बॉडी को गंदा कर दिया होगा आपने वहां पर किसी तालाब को खत्म कर दिया होगा उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, उस जमीन को बेचने के लिए। तो डेवलपमेंट में रिसोर्स जो है वो बहुत बड़ा क्या है? चैलेंज है। अब समझते हैं हम ये प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम, सबसे पहले प्रॉब्लम है डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब होता है किसी चीज का खत्म होना, किसी चीज का क्या होना? एंड होना, किसी चीज का एंड होना। अभी हमने पढ़ा दो कैटेगरी, वो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो एग्जॉस्टेबल
कैटेगरी में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है वो डिप्लीट होते गए, वो डिप्लीट होते गए, वो डिप्लीट होते गए, वो क्या हो जाएंगे, एक दिन खत्म हो जाएंगे, वो एक दिन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्या हम अभी तक उनका कोई रिप्लेसमेंट ढूंढ पाए हैं? कोशिशें हमने की है लेकिन सक्सेसफुली नहीं ढूंढ पाए हैं। पेट्रोल किसी दिन खत्म हो गया, अभी भी आधी से ज्यादा दुनिया जो है पेट्रोल डीजल पर चल रही है, और पेट्रोल डीजल वाली चीजें है ना, ये बोल के खत्म नहीं होगी, ये बस खत्म हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम पता लगा सके कि कितना बचा है और कब खत्म होगा। नहीं, ये बस एक दिन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आई आपको बात समझ में? हाँ, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज ड्रिवन बाय इंडिविजुअल ग्रीड आ गई ना। गांधी जी ने क्या बोला था, नीड के लिए बहुत है हमारे पास, ग्रीड के लिए नहीं है। और यही ग्रीड जो है ना, यही ग्रीड रिसोर्सेज को फास्टली क्या कर रही है, डिप्लीट कर रही है, खत्म कर रही है। मैं मेरी जमीन बेच दूंगा, करोड़ों का प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं सोचता हूं उससे एग्रीकल्चर खत्म होगा, उससे वहां पर जो वाटर बॉडी होगी, तो वाटर बॉडी खत्म हो जाएगी। ठीक है, और ये आज हमको बात समझ नहीं आएगी, लेकिन आज से 10 साल बाद जो अभी पानी का प्रॉब्लम है, अभी वाटर शॉर्टेज है, जब वो और ज्यादा एक्यूट हो जाएगा, तब हमको समझ में आएगा कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। ठीक है, तो दूसरी चीज है इनइक्वालिटी, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज क्रिएटिंग हैव्स एंड हैव नॉट्स। तो दोस्तों पहले समझते हैं हैव्स और हैव नॉट्स क्या होता है। सिंपल भाषा में समझाता हूं। हैव्स वो लोग होते हैं जिनके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। आप ये भी समझ सकते हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास पैसा है और जिनके पास पावर। हैव नॉट्स आप लोग समझदार समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी समझा देता हूं। हैव नॉट्स वो लोग होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, और रिसोर्सेज अवेलेबल ना होने से मेरा मतलब ये है कि उनके पास पीने तक को साफ पानी नहीं है। हम पानी पीने के पानी को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो या तो खुद का बोरिंग होता है, या नर्मदा लाइन होती है, या कोई एक्सवाइजेड लाइन होती है हमारे किसी नदी से रिलेटेड। कई कंट्रीज ऐसे हैं, इंडिया में कई पार्ट्स ऐसे हैं जहां पर उनके पास पीने तक को पानी नहीं है, उनके पास बेसिक रिसोर्सेस नहीं है। तो होता क्या है कि एक पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो क्या करता है, रिसोर्सेस को एक्यूमुलेट कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, और दूसरे पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जिसको इसकी सच में जरूरत है, उनको ये हैव नॉट्स कहते हैं, उन तक ये रिसोर्सेस नहीं पहुंच पाते। ये रिसोर्सेस कौन, हैव्स जो है, जिनके पास पावर है, जिनके पास पैसा है, वो क्या कर लेते हैं, एक्यूमुलेट कर लेते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं। आई बात समझ में? तीसरी प्रॉब्लम पे आते हैं, इकोलॉजिकल क्राइसिस। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सबने सुना होगा, अल नीनो आ रखा है। ठीक है, पूरी धरती जो है वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, उससे धीरे धीरे टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है। आई बात समझ में? तो क्या हो रहा है, सबसे पहली बात तो ग्लोबल वार्मिंग, धीरे धीरे हमारे जो पोल्स है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसकी बर्फ पिघल रही है, धीरे धीरे हमारा सी लेवल बढ़ रहा है। ये सब किसके कारण हो रहा है, ये सब हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ओजोन डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन, ओजोन लेयर एक लेयर होती है जो अर्थ के आसपास रहती है, और वो अर्थ को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। आई आपको बात समझ में? लेकिन वो भी क्या होती जा रही है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है ना। स्किन कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही है यूवी रेज के कारण, स्किन खराब हो रही है, और भी कई प्रॉब्लम्स आ रही है। तीसरा सीवियर पॉल्यूशन, तीसरा क्या है, सीवियर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के हाल क्या है, बस आप थोड़ी बाहर जाओ और अपने मेन रोड में जाकर खड़े हो जाओ तो आपको पता चल जाएगा पॉल्यूशन के हाल क्या है। वो सिर्फ एयर पॉल्यूशन है। आपको यूनिक टाइप का पॉल्यूशन पता है, रात को कभी छत पे जाना और आसमान की तरफ देखना, आपको तारे नहीं दिखेंगे। पहले तारे दिखा करते थे, क्यों, लाइट पॉल्यूशन के कारण। सुना है आपने लाइट पॉल्यूशन, ये होता है लाइट पॉल्यूशन। आपको आसमान में ढंग से तारे नहीं दिखते, क्योंकि हम इतनी हैवी लाइट यूज करने लग गए हैं कि आसमान के तारे हमको यहाँ तक दिख ही नहीं पाते। दैट वाज वन ऑफ मोस्ट यूनिक काइंड ऑफ पॉल्यूशन दैट ह्यूमंस आर क्रिएटिंग। तीसरा पॉल्यूशन, कई सारे पॉल्यूशन थे, वाटर पॉल्यूशन सबसे कॉमन, सबसे एक्यूट। हम हमारी इंडस्ट्रीज का सारा गंदा पानी हमारी नदियों में डाल देते हैं, नदियां हो जाती गंदी, बात हो जाती खत्म। ठीक है, तो दैट वाज इकोलॉजिकल क्राइसिस। अब समझते हैं दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सबसे पहला सॉल्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है कि हमको हमारी नीड के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, अगेन नीड के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, जो हमारे रिसोर्सेस हैं उनको यूज करना है, ग्रीड के अकॉर्डिंग नहीं, नीड के अकॉर्डिंग। हमको फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज छोड़ के जाना जरूरी है। एक पॉइंट तक ये रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ के जाना जरूरी है, तो इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा डेवलपमेंट करना कि आज की जरूरत भी पूरी हो जाए और फ्यूचर के लिए भी हम थोड़ा छोड़ के जाए। ठीक है, दूसरा फ्यूचर फोकस, प्रेजेंट यूज मस्ट नॉट कॉम्प्रोमाइज फ्यूचर जनरेशन। आगे जो हमने समझा वही,
ग्लोबल एक्शन, द 1992 अर्थ समिट रियो लेड द फाउंडेशन। हाँ, 1992 में ब्राजील में एक जगह है रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो में 1992 में अर्थ समिट हुआ था। वहां पर वो एक एजेंडा लाए थे, उसका नाम था एजेंडा 21। एजेंडा 21 के अंडर 100 कंट्रीज आए थे और 100 कंट्रीज ने एक दूसरे को इकोलॉजिकल सपोर्ट करने का क्या किया था, वादा किया था, और एक दूसरे से अपने रिसोर्सेज शेयर करने का भी क्या किया था, वादा किया था। तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज को रिसोर्सेज शेयर भी करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया इतना वास्ट कंट्री, इतना बड़ा कंट्री है, तो इंडिया में हर जगह हर रिसोर्स तो मिल नहीं सकता ना। तो सेम जो चीज होती है वर्ल्ड के साथ होती है कि हर जगह हर रिसोर्स नहीं मिल सकता, तो हमको रिसोर्सेज शेयर करने पड़ेंगे, हमको रिसोर्सेज एक दूसरे से बांटने पड़ेंगे। यही बात किसमें हुई थी? एजेंडा 21 में। उसमें कितने कंट्रीज थे? 100 कंट्रीज। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब बात आती है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। दुनिया अपना समझ लेगी, हम हमारे देश का समझते हैं कि हमको रिसोर्स प्लानिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बोली, वापस रिपीट कर देता हूं। इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री। हम जानते हैं इंडिया कितना बड़ा देश है, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, गुजरात टू गुजरात से लेकर असम वगैरह इधर के नॉर्थ ईस्ट के इलाके। ठीक है, तो बहुत बड़ा कंट्री है। बहुत बड़ा कंट्री होना इसका एडवांटेज भी है, इसका डिसएडवांटेज भी है। हमारे एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। इसका एडवांटेज जो है ना, वो ये है कि जितने टाइप की लैंड्स है, जितने टाइप के कंट्रीज है, जितने टाइप के स्टेट्स है, सॉरी, जितने टाइप के स्टेट्स है, जितने टाइप की हम कह सकते हैं कि एरियाज है, वो सारे एरियाज में अलग अलग टाइप के रिसोर्स मिलते हैं। इतना रिच है हमारा कंट्री कि हमारे कंट्री में हर एरिया में अलग अलग टाइप के क्या मिलते हैं? रिसोर्स मिलते हैं। तो बोले सर ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्सेस की जिनको जरूरत होती है वहां तक वो नहीं पहुंच पाते। और अगेन, हम हमारी नीड के हिसाब से रिसोर्स यूज नहीं करते, हम हमारी ग्रीड के हिसाब से रिसोर्स यूज करते हैं। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले तो रिसोर्स प्लानिंग में हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई, पहचानना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करने का मतलब पहचानना पड़ेगा। सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द कंट्री। हमको सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा कौन सा रिसोर्स कहां पर किस मात्रा में मिलता है। ठीक है, कौन से रिसोर्स की कहां पर कितनी जरूरत है, कहां पर क्या रिसोर्स मिल रहा है, इसकी प्रॉपर मैपिंग होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर सर्वेइंग होनी चाहिए, और किस रिसोर्स की किस एरिया में कितनी ज्यादा जरूरत है इसकी भी क्या होनी चाहिए? मैपिंग होनी चाहिए, और इसका भी क्या होना चाहिए? सर्वे होना चाहिए। दूसरा है स्ट्रक्चर, क्रिएटिंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल सेट्स एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। दूसरा, रिसोर्स को जब हम निकालेंगे तो हमको रिसोर्स किस तरीके से निकालना है? हमको रिसोर्स इस तरीके से निकालना है कि रिसोर्स रिजर्व भी रहे, बचा हुआ भी रहे। अभी हमने पढ़ा डेवलपमेंट क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हमको क्या करना है कि टेक्नोलॉजी और स्किल सेट्स को हमको क्या करना पड़ेगा? लोगों के डेवलप करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है हमारे पास, लेकिन आगे फ्यूचर को हमको अगर रिसोर्सेज देके जाना है तो इसको हमको और क्या करना पड़ेगा? और हाई करना पड़ेगा, इसके स्टैंडर्ड्स और हमको बढ़ाने पड़ेंगे। मैच गोल्स, मैचिंग लोकलाइज्ड रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट गोल्स। एक एरिया में जिस रिसोर्स की जरूरत हो उसको उस मात्रा में वहां पर उस रिसोर्स को पहुंचाना है, अवेलेबल करवाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, एक कंट्री का अगर कोई एरिया भी बैकवर्ड एरिया है ना, तो वो कंट्री कभी डेवलप नहीं हो सकता, उस कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो अगर एक रिसोर्स से कोई एरिया जो है वो डेवलप हो रहा है, तो हमको रिसोर्स को क्या करना चाहिए? अवेलेबल करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिसोर्स जो होगा, रिसोर्स के कारण उस एरिया का डेवलपमेंट होगा, और अल्टीमेटली किसका डेवलपमेंट होगा? हमारे कंट्री का। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया। अब इंडिया इज अ वेरी 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 वास्ट कंट्री, इट्स अ वेरी वास्ट कंट्री एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। सो इंडिया में अलग अलग टाइप की लैंड्स होती है, लैंड्स मिलती है, अलग अलग टाइप की लैंड्स, पूरे इतने बड़े कंट्री में अलग अलग टाइप की लैंड्स। तो समझते हैं लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया, और इंडिया का लैंड डिवीजन कैसे कैसे क्या क्या है। अब ये ग्रीन एरिया जो तो आप देख पा रहे हैं, ये ग्रीन एरिया जो है ये प्लेन्स का एरिया है। ये कौन सा एरिया है? ये प्लेन्स का एरिया है। प्लेन्स का एरिया मतलब कौन सा एरिया होता है? जो आप उत्तर प्रदेश देखते हैं, जो आप बिहार देखते हैं, जो आप पंजाब देखते हैं, इस एरिया को बोलते हैं प्लेन एरिया। इसको क्या बोलते हैं? प्लेन एरिया। दूसरा एरिया जो आप देख रहे हैं यहाँ पर येलो में, दैट इज प्लेटोस। प्लेटोस जैसे मध्य प्रदेश में है मालवा प्लेटो, छोटा नागपुर प्लेटो, है ना, ऐसे कई सारे। छोटा नागपुर प्लेटो एमपी में नहीं है, बोलो छोटा नागपुर भी एक प्लेटो। डेक्कन, डेक्कन भी एक प्लेटो। प्लेटोस जो है ना, एक टेबल टॉप स्ट्रक्चर होता है ना, क्या होता है? एक टेबल टॉप स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर। और ये जो प्लेटोज होते हैं ना, इसके अंदर होते हैं बहुत सारे रेयर रिसोर्सेस। इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे रेयर रिसोर्सेस। क्यों?
क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर होता है ना प्लेटो का स्ट्रक्चर, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट लैंड फॉर्म्स। इसमें हो सकता है अभी ऐसे भी रिसोर्सेस हो जिनको हम समझ ही ना पाए, जिनके पास जिनको एक्सेस करने के लिए हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी ही ना हो। और तीसरा जो 30% पार्ट होता है वो है माउंटेन पार्ट, हिमालयास, वी हैव द ग्रेट हिमालयास, ठीक है। 30% पार्ट क्या है हमारा, माउंटेन। हाँ, प्लेन्स प्रोवाइड वाइटल फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ठीक है। प्लेन्स का क्या काम होता है, प्लेन्स का काम होता है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए जमीन प्रोवाइड करना। क्या काम होता है इसका, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए जमीन प्रोवाइड करना। माउंटेन एंश्योर्स पेरेनियल फ्लो ऑफ रिवर्स। एग्रीकल्चर कैसे होगा भैया, जब पानी नहीं होगा तो गंगा नदी आती है ना हिमालय से, गंगा नदी हिमालय से प्लेन्स पे आती है, तब जाके क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। तो माउंटेन्स किस लिए इंपॉर्टेंट है, माउंटेन्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या मिलता रहे, पानी मिलता रहे, किस चीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और पीने के लिए भी। प्लेटोस possess rich reserves of minerals and forest। प्लेटोस पे क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, मिनरल्स मिलते हैं प्लेटोस पे। तो हर लैंड फॉर्म का क्या है, अपना अपना इंपॉर्टेंस है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारी आदत है, हम क्या करते हैं, हर चीज को खराब कर देते हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन का कॉज क्या है, हम पढ़ते हैं। सबसे पहला, सबसे कॉमन, बचपन से पढ़ते आ रहे तुम, लेकिन आज तक इस पर कोई काम नहीं हुआ, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। पेड़ काट देते हैं, बिल्डिंग बना देते हैं, पेड़ काट देते हैं, बिल्डिंग बना देते हैं, जंगल काट देते हैं, हम कुछ और बना देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि देखो जैसे इसमें एग्जांपल लिखा है, सीवियर लॉस ऑफ ग्रीन कवर इन गुजरात, राजस्थान, एमपी एंड महाराष्ट्र ड्यू टू कैटल ग्रेजिंग एंड डिफॉरेस्टेशन। पहले डिफॉरेस्टेशन समझते हैं। ये एरियाज जो है ना, यहाँ पर जंगल क्या होते जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, वैसे हम नेशन वाइड भी होते जा रहे हैं। अब वहां पर वो क्या करते हैं, जंगल काट के वहां पर क्या लोगों को बसा देते हैं, कोई इंडस्ट्री बना देते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर लिखी हुई है कैटल ग्रेजिंग। अब देखो ये जो स्टेट्स है ना, गुजरात का, राजस्थान का, एमपी का और महाराष्ट्र का, इन स्टेट्स में रहते हैं बहुत सारे बंजारे लोग, है ना, इन स्टेट्स में रहते हैं बंजारे, जिप्सी लोग रहते हैं। अब वो क्या, उनके पास होते हैं कैटल्स, उनके पास क्या होते हैं, कैटल्स। वो कैटल ग्रेस कराने जाते हैं, मतलब बकरियां हैं तो बकरियों को चराने जाएंगे, गाय है तो गायों को चराने जाएंगे, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, उसके कारण सॉइल जो होती है ना, सॉइल को ये लोग, सॉइल को जो घास होती है ना, पकड़ के रखती है, बिल्कुल बिल्कुल होल्ड करके रखती है वो। जब ओवर ग्रेजिंग होती जाती है, मतलब आप एक ही लैंड पेस्चर पे कैटल्स को बार बार ग्रेस करवाओगे, तो वो क्या हो जाती है, सॉइल लूज होती है, सॉइल इरोजन भी होने लगता है साथ में। आई बात समझ। ओवर इरिगेशन है ना, ज्यादा पानी डाल देना। अरे बोलोगे सर पानी तो जरूरी है, ज्यादा डाल दो तो अच्छा ही है ना, लेकिन नहीं, तुम्हारे गमले में अगर एक पौधा रखा हुआ है, उसमें तुम हर 1 घंटे में पानी डालो, पौधा खत्म हो जाएगा, पौधा मर जाएगा। खाना भी तुम लिमिट में ही खाते हो ना, दिन भर थोड़ी खाते हो। तो वैसे ही एग्रीकल्चर को पानी भी लिमिट में चाहिए। हालांकि बात ये भी है कि कई एरियाज में वो भी नहीं मिल पाता, लेकिन पानी कैसा चाहिए, लिमिट में चाहिए। तो ओवर इरिगेशन, एक्सेसिव वाटरिंग इन पंजाब एंड हरियाणा लीड्स टू वाटर लॉगिंग रिजल्टिंग इन हाई सैलिनिटी एंड डिग्रेडिंग सॉइल। देखो होता क्या है, खेतों में है ना पानी रुक जाता है, ये लिखा है ना वर्ड यहाँ पे वाटर लॉगिंग, यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है वाटर लॉगिंग। तो वाटर लॉगिंग क्या हो जाती है कि पानी जो होता है खेतों में रुक जाता है। तो पानी रुकने के कारण क्या होता है, मिट्टी की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, ठीक है, मिट्टी की क्वालिटी क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। थर्ड पॉइंट है माइनिंग एक्टिविटीज। एमपी और छत्तीसगढ़, ठीक है, स्पेशली छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ में कोल माइंस है, छत्तीसगढ़ में क्या है, कोल माइंस है। और हमारा देश जो है ना, वो उन्हीं कोल माइंस के कारण चल रहा है। ये जो तुम आज लेक्चर देख पा रहे हो, उन्हीं कोल माइंस के कारण देख पा रहे हो। आई बात समझ में, है ना। अब होता क्या है कि कोल माइनिंग में आपने इतनी कोल माइनिंग करी, इतनी कोल माइनिंग करी, इतनी कोल माइनिंग करी। और कोल माइंस आपको ऐसा मत समझो कि आपको एक गुफा मिल जाएगी, आप अंदर गए और आप लेके आ गए, नहीं। एरिया आइडेंटिफाई होता है, उस एरिया में क्या होते हैं पता है, पेड़ होते हैं, उस एरिया में फॉरेस्ट होते हैं, उस फॉरेस्ट को हटाया जाता है, और उस फॉरेस्ट को हटाने के बाद जो है माइनिंग होती है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो क्या कर दिया, वहां पर डिफॉरेस्टेशन कर दिया, ठीक है। वहां पर दूसरी चीज आपने क्या कर दी, लैंड डिग्रेडेशन कर दिया। क्या कर दिया वहां पर, लैंड डिग्रेडेशन कर दिया, है ना। और आपने वहां एक पॉइंट के बाद कोयला खत्म हो गया, तो आपको एक फैक्ट बताऊं, अगर माइनिंग एक्टिविटी जहां पर खत्म हो जाती है ना, वो लैंड किसी काम की नहीं बचती, वो बैरन लैंड हो जाती है, किसी काम की नहीं बचती है वो। तो ओवर माइनिंग जो करी है आपने, उसके कारण आपने फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करा, कोल तो निकाल लिया, लेकिन लैंड क्या हो गई, बैरन हो गई, खत्म हो गई। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर। इट इज अ बिट लेंथी चैप्टर, थोड़ा लेंथी चैप्टर है, तो इसको हम सेकंड पार्ट में कंक्लूड करेंगे। अभी हम आते हैं आज जो पढ़ा उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। इनमें से कौन सा एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्या कोल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, नहीं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, जिसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं।
क्या आयरन ओर है? नहीं। क्या पेट्रोलियम है? नहीं। विंड एनर्जी, हवा तो चल ही रही है, पॉल्यूटेड है भले लेकिन चल रही है, ठीक है। तो विंड एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स। द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब इज, कौन से स्टेट की बात करी है? पंजाब। पंजाब की मेन कॉज क्या है लैंड डिग्रेडेशन का? डिफॉरेस्टेशन है क्या? नहीं। इंटेंसिव कल्टीवेशन? नहीं। ओवर ग्रेजिंग? नहीं, वो तो एमपी महाराष्ट्र गुजरात। ओवर इरिगेशन, जरूरत से ज्यादा पानी डाल देते हैं खेतों में, इसके कारण लैंड की, सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो क्या हो जाती है? डिग्रेड हो जाती है। रिसोर्स दैट आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी डिटरमाइंड आर, वो रिसोर्सेज जिनके बारे में, सिंपल क्वेश्चन ये है कि वो रिसोर्सेज जिनके बारे में हमको मालूम है, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी हमको पता है, आइडिया है कितना की है, अभी हम यूज कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? क्या उनको पोटेंशियल रिसोर्स बोलते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल रिसोर्स का कहां से सर्वे होगा जब वो पता ही नहीं है कितने क्या है, उनको यूज है भी कि नहीं, तो कहां से होगा सर्वे? क्या उनको स्टॉक बोलते हैं? नहीं। क्या उनको रिजर्व बोलते हैं? नहीं। उनको बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जिनको हम अभी क्या कर रहे हैं, करेंटली यूज कर रहे हैं। ओके। The first International Earth Summit was held in Rio de Janeiro in which year? ठीक है, कौन से साल में हुआ था? अभी अपन ने पढ़ा एजेंडा 21 में 1991। ओके। Which one of the following is an example of biotic resource? बायोटिक रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो नेचर से ऑब्टेन किए जाते हैं और जिनमें लाइफ होती है। तो इन चारों में से एक में ही लाइफ है, दैट इज फ्लोरा एंड फ्यूना। फ्लोरा का मतलब क्या होता है? फ्लावर्स। फ्लावर्स, हर्ब्स, प्लांट्स। और फ्यूना मतलब क्या होता है? एनिमल्स। ठीक है। रॉक्स में लाइफ होती है क्या? नहीं। मेटल्स में लाइफ होती है क्या? नहीं। विंड में लाइफ होती है क्या? नहीं। इन तीनों में लाइफ नहीं होती है। ओके। सो थ्री इंपॉर्टेंट, जो आज टॉपिक पढ़ा, जो आज फर्स्ट पार्ट पढ़ा हमने, उससे रिलेटेड तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं हम। एक्सप्लेन थ्री क्रूशियल स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, हमने पढ़ा था। अलॉट, ये एक मिनट दिखाई देता हूं तुमको। आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर और मैच गोल्स। आइडेंटिफाई करना, स्ट्रक्चर करना और गोल को क्या करना? मैच करना। तो ये तीन स्टेजेस होती है। ओके, नो सेकंड क्वेश्चन जो था वो था, व्हाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोवाइड वैलिड रीजंस। इसके बिना फ्यूचर ही नहीं है, ये बात याद रखना। लिख सकते हो तुम आंसर में, विदाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट देयर इज नो फ्यूचर। इसी सेंटेंस से आंसर शुरू करना, विदाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट देयर इज नो फ्यूचर। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। अभी बताया मैंने कि ह्यूमन जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं, क्योंकि ये रिसोर्सेस को यूजेबल बनाते हैं। ये रिसोर्सेस को क्या बनाते हैं? यूजेबल बनाते हैं। तो दीज वर द थ्री मेन क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट। हम अगली क्लास में मिलते हैं इसके कंक्लूडिंग पार्ट्स के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।